नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भारतीय उपमहाद्वीप को 3 हिस्सों में कैसे बांटा गया था और जिस व्यक्ति ने यह बंटवारा किया था, जस्टिस सिरिल रैटक्लिफ, उन्होंने क्या सोच अपनाई थी और इसके बाद क्या कंट्रोवर्सीज होती हैं इस बंटवारे के दौरान, उन्हीं सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो वैसे आप सभी को ये मालूम होगा कि रैटक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, लेकिन यहां पर याद रखना कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को भी रैटक्लिफ लाइन कहा जाता है। तो जब देश का बंटवारा करना था तो उसके लिए 2 बाउंड्री कमीशन बनाए गए। एक बाउंड्री कमीशन बना था पंजाब में और दूसरा बनाया गया था बंगाल में। जी हां, 2 बाउंड्री कमीशन थे, दोनों के अध्यक्ष यही जस्टिस सिरिल रैटक्लिफ थे। सिरिल रैटक्लिफ की कहानी भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। यह व्यक्ति एक वकील हुआ करता था, यह जज बना, लेकिन आफ्टर दिस रैटक्लिफ लाइन बिजनेस, तो ये जब इस वक्त भारत भेजे गए थे कि जाकर आप बाउंड्री तय करिए, उस समय तक इनका क्वालिफिकेशन था एन अटॉर्नी, दैट इज लाइक अ लॉयर। ये इंग्लैंड के अंदर लेकिन थोड़े बड़े लॉयर थे, इन्होंने सरकार के लिए भी काम किया था। तो जिस प्रकार से हमारे देश में सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल काम करते हैं, उस प्रकार से इन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया था। एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्टर जनरल के पद पर पहुंच गए थे। तो कुल मिलाकर इन्होंने एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे भी काम किया था और वकील के तौर पर भी काम किया था। 1949 में बाद में उन्हें एक जज बनाया गया। तो पहले यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर भी जुडिशियल काम करते थे, अब नहीं करते हैं, तो उस तरह का उन्हें जज बाद में बनाया गया। एंड लेटर ऑन ही वाज इवन द वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी। लेकिन जब भारत ये व्यक्ति आते हैं तो उस समय इनका क्वालिफिकेशन क्या था? ही हैड वर्कड इन INB मिनिस्ट्री एंड वर्कड एज अ लॉयर विद द गवर्नमेंट। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सिरिल रैटक्लिफ, जो उस समय लगभग 50 साल की उम्र के थे, उन्होंने अपनी कभी पूरे जीवन में पेरिस से ईस्ट में कदम तक नहीं रखा था। यानी कि लंदन से अगर आप पूर्व दिशा में चलें तो पेरिस के आगे इन्होंने कभी पांव नहीं रखा था और इन्हें 8000 किलोमीटर दूर भारत भेज दिया गया कि जाकर उस महान धरती को डिवाइड करो। अब अंग्रेज अपने आप को इस मामले में बड़ा महान बताते हैं, दे से दैट हम बहुत न्यूट्रल लोग हैं। तो इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को भारत भेजा जिसका नंबर 1 भारत में कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। नाउ दिस शुड हैव बीन अ ड्रॉबैक। ये तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होना चाहिए था कि जो आदमी कभी इंडिया नहीं गया वो कैसे डिवाइड कर सकता है। ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय ये कहा कि हमें ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो कभी भारत नहीं गया, ताकि उसका वहां किसी से कोई लेना देना ना हो। ही विल बी कंप्लीटली न्यूट्रल। ना तो उसका कोई कांग्रेस से लेना देना है, ना मुस्लिम लीग से, नाइदर ही इज अ फ्रेंड ऑफ नेहरू, नाइदर ही इज अ फ्रेंड ऑफ जिन्ना। तो इस तरह का आदमी हमें चाहिए जो कंप्लीटली न्यूट्रल तरीके से बिहेव करे और दोनों देशों के बीच में बंटवारा करे। अच्छा, चलो इंडिया नहीं गए तो कम से कम ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, इन सब की नॉलेज तो होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये काम ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी वालों के लिए नहीं है, अगर उनको काम दे दिया गया तो 3-4 साल लग जाएंगे, हमें ये काम चाहिए सिर्फ 5 हफ्ते के अंदर। सो दिस पर्सन वॉज गिवन ओनली 5 वीक्स। जुलाई में वो यहाँ भारत भेजे जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि 15 अगस्त तक आपको ये पूरा प्लान फाइनलाइज करना है। तो इन्होंने प्लान वैसे 9 अगस्त को फाइनलाइज कर दिया था, 16 तारीख को उसको सरकार के समक्ष रखा गया और 17 अगस्त को जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। इसका मतलब है कि जिस दिन पाकिस्तान और भारत दोनों अपना आज़ादी का दिन मना रहे थे, 14 एंड 15 अगस्त रिस्पेक्टिवली, दोनों देशों को अपनी बाउंड्री नहीं पता थी। दे डिड नॉट नो कि कौन सा इलाका, कौन से डिस्ट्रिक्ट भारत में रहेंगे और कौन से पाकिस्तान में। तो इस तरह से ये पूरा बंटवारा किया जाता है। तो देखिए, रैटक्लिफ कमीशन 2 हैं। पहली बात तो ये भी याद रखना, रैटक्लिफ के ही अध्यक्षता में 2 अलग अलग कमीशन बनाए गए थे। एक का काम था पंजाब का बॉर्डर डिमार्केट करना, दूसरे का काम था बांग्लादेश का बॉर्डर डिमार्केट करना। इसमें भी मैं आपसे बताऊं तो ज्यादा इजी काम था पंजाब वाले बॉर्डर को डिमार्केट करना, क्योंकि इसका एरिया कम है। बांग्लादेश या फिर जो ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया है, उसका बॉर्डर काफी लंबा, काफी टॉर्चुअस बॉर्डर था, जिसको डिमार्केट करना एक्चुअली में एक बहुत डिफिकल्ट काम था। इन दोनों बाउंड्री कमीशन में ज्यादा आसान काम था पंजाब वाले एरिया में बॉर्डर को डिमार्केट करना। इट वॉज मच मोर डिफिकल्ट टू डू इट टुवर्ड्स ईस्ट पाकिस्तान। कारण क्या है? देखिए, यहां पर केवल रैटक्लिफ को पंजाब वाले एरिया में ही बॉर्डर बनाना पड़ा। इतना सा जो मैं ग्रीन कलर में अभी मार्क कर रहा हूं, दैट इज ऑल दैट रैटक्लिफ हैड टू डू। यहां पर रैटक्लिफ को पूरा बॉर्डर बनाना था, ठीक है। इसमें भी देखिए, हालांकि कुछ कुछ एरियाज पहले से डिमार्केटेड थे। कैसे समझाते हैं? तो पहले तो इधर देख लीजिए, वेस्ट पाकिस्तान वाली साइड पर देखो, जब ये तय हो गया कि बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर प्रिंसली स्टेट्स दे विल स्टे विद इंडिया, तो ऑटोमेटिकली जो उनके प्रिंसली स्टेट की बाउंड्री थी वो भारत की बाउंड्री बन गई। तो यहां पर रैटक्लिफ का कोई रोल नहीं है। प्रिंसली स्टेट साइंड विद इंडिया, तुरंत ये बॉर्डर बन जाता है भारत का। यहां पर जो कच्छ प्रिंसली स्टेट है, सेम उसके साथ होता है और ये इलाका पहले से ही बॉम्बे प्रांत में आता था। तो बॉम्बे और सिंध
प्रोविंसेस का जो बॉर्डर है वो ऑटोमेटिकली इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया। सारी प्रॉब्लम थी पंजाब में, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा था, इतना बड़ा हुआ करता था पंजाब, और इसको डिवाइड करना वाज द मोर डिफिकल्ट टास्क, और रेडक्लिफ ने केवल ये वाली लाइन बनाई। जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, तो आज जो आपको ये इंटरनेशनल बॉर्डर दिखता है, ये बॉर्डर भी रेडक्लिफ ने नहीं बनाया है। हालांकि आज के समय में हम पूरे को ही रेडक्लिफ लाइन कह देते हैं कहने को, लेकिन टेक्निकली रेडक्लिफ ने केवल पंजाब वाले इलाके का बॉर्डर डिसाइड किया था। जम्मू कश्मीर का डिमार्केटेड था पहले से बॉर्डर, क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट है। राजस्थान और गुजरात के भी बॉर्डर्स पहले से डिमार्केटेड थे। दूसरी ओर अगर आप यहां पर देखो ईस्ट पाकिस्तान वाली साइड में, तो यहां पर बंगाल को डिवाइड करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो ये वाला बॉर्डर पूरा रेडक्लिफ ने बनाया। यहां पर जो बॉर्डर है वो भी रेडक्लिफ ने डिमार्केट किया, लेकिन उसमें भी कुछ पुरानी बाउंड्रीज को ही फॉलो किया गया, एंड दैट इज वाई दैट प्रॉब्लम ऑफ टेरिटरीज विद इन टेरिटरीज कंटिन्यूड। तो भारत और बांग्लादेश ने जो अभी 2015 में जाकर एलबीए एग्रीमेंट साइन किया है, वो प्रॉब्लम उस समय रेडक्लिफ ने सॉल्व नहीं करी, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। यहाँ जो मेघालय वाला बॉर्डर है वो भी पहले से डिमार्केटेड है बिकॉज ऑफ गारो खासी जयंतिया हिल्स। जो त्रिपुरा का बॉर्डर है वो भी डिमार्केटेड है बिकॉज त्रिपुरा वाज आल्सो अ प्रिंसली स्टेट। हाँ, जो चित्तगोंग के पास वाला बॉर्डर है ये रेडक्लिफ ने अच्छे से डिमार्केट किया था, और इसमें भी रेडक्लिफ ने अच्छे से तो क्या किया, आगे आपको बताता हूं कि क्या गड़बड़ कर दी उसने। तो कुल मिलाकर ये ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और भारत के रूप में 3 हिस्सों में देश को डिवाइड कर दिया गया। लेकिन जो एक्चुअल काम है वो यहां पर और यहां पर, ये 2 एरिया है जहां पर रेडक्लिफ को मेजर कार्य करना पड़ा था। अब रेडक्लिफ ने बॉर्डर को डिसाइड कैसे किया? बेस्ड ऑन रिलीजन। तो रेडक्लिफ ने सीधा सीधा कह दिया कि धर्म के आधार पर मैं बंटवारा करूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स देश का बंटवारा धर्म के नाम पर ही करना तय हुआ था। तो जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको मैं पाकिस्तान में रखूंगा, और जो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मैं रखूंगा इंडिया में। साउंड्स वेरी सिंपल। आपको लग रहा होगा इसमें क्या करना है, सेंसस का डेटा उठाओ जो लास्ट सेंसस था और उसको कर दो। लेकिन याद रखना उस समय भारत के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। जैसे आज के समय जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है वो मिलाकर एक जिला बनाते थे। तो इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि देखो ये वाली तहसील हिंदू मेजॉरिटी हो, ये वाली तहसील मुस्लिम मेजॉरिटी, ये वाली तहसील दोनों फिर से हिंदू मेजॉरिटी। तो ऐसे में इस डिस्ट्रिक्ट का क्या करोगे? क्या तहसील लेवल पे भी डिवीजन किया जाएगा? तो हाँ, कुछ जगहों पर तहसील लेवल पर भी डिवीजन हुआ, लेकिन ज़्यादातर जगह रेडक्लिफ ने यही देखा कि अगर जैसे कहीं पर 60% हिंदू आबादी है तो उसको इंडिया में डाल दिया जाए, अगर 60% मुस्लिम आबादी है तो उस डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान में डाल दिया जाए। ये सब कार्य रेडक्लिफ को केवल 5 हफ्तों में करना था। उनकी मदद करने के लिए उन्हें कुछ असिस्टेंट्स दिए गए थे, यानी कि उनके कमीशन में कुछ मेंबर्स थे। दे केम फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। और पंजाब वाले कमीशन के अंदर एक सिख रिप्रेजेंटेटिव भी थे, जस्टिस तेजा सिंह, और हिंदू रिप्रेजेंटेटिव थे जस्टिस मेहरचंद महाजन। यहाँ पर मुस्लिम लीग की तरफ से जो नॉमिनीज थे वो थे जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर। बंगाल वाले कमीशन में जस्टिस सीसी बिस्वास, बीके मुखर्जी, अबू सालेक अकरम एंड एस ए रहमान। तो यहाँ पर भी 2 हिंदू 2 मुस्लिम, यहाँ पर 1 हिंदू 1 सिख और 2 मुस्लिम। ये सभी आप देखोगे कि जजेस हैं, और सिरिल रेडक्लिफ को असिस्ट करने वाले लोग भी सारे वकील या जज ही थे। तो कुल मिलाकर इनमें से किसी के पास कोई ज्योग्राफी का एक्सपीरियंस नहीं था। इन सभी ने वही क्राइटेरिया देखे जो मैंने अभी आपको बताए थे। पब्लिकली ये बाउंड्री कमीशन का अनाउंस 17 अगस्त को किया गया था, लेकिन उसके पहले 16 अगस्त को फाइनली सरकार के सामने या जो भी उस समय के टॉप लीडर्स थे उनके सामने ये डिटेल्स रख दी गई थी। और जो 16 तारीख को प्रेजेंट थे लोग, उनमें ये लोग सभी शामिल थे। दे आर द टॉप लीडर्स ऑफ इंडिया एंड द न्यूली मेड कंट्री ऑफ पाकिस्तान। अब आगे बढ़ें उससे पहले आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप डिटेल में हिस्ट्री मुझसे पढ़ सकते हैं इन द उड़ान बैच। मेरे अलावा और भी जो हमारी पूरी पाथफाइंडर की टीम है वो लाइव पढ़ाती है इस बैच में। ये भारत का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स है। केवल 8,420 रुपए में आपको पूरा यूपीएससी का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है। प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सभी इसमें शामिल हैं। और अभी फ्रीडम सेल के तहत ये कोर्स आपको 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। सो डू ज्वाइन दिस। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9595008800 पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उसके लिए भी हमने 4 सब्जेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। यू कैन गो एंड ज्वाइन दीज एज वेल। सेम प्राइस हमने इनका भी 8,400 रखा है। दैट मीन्स दे आर अगेन द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शनल कोर्सेज इन इंडिया राइट नाउ। अगर आप ऑप्शनल और जीएस को एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता देन गो विद द बेसिक फाउंडेशन एनसीईआरटी बैच। और ये सारे कोर्सेज अगर आप एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी ऑप्शनल बैच में जाकर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप पाथफाइंडर पास ले लीजिए। पाथफाइंडर की तरफ से जो भी कोर्स लॉन्च किया जाएगा, यू विल हैव फुल एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज इफ यू परचेज दिस पाथफाइंडर पास। अगले 2 साल के लिए सारे कोर्सेज, मान लो कोई हम नया ऑप्शनल लॉन्च कर देते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। हम कोई क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन अटेंड। एनी काइंड ऑफ न्यू कोर्स कैन बी ज्वाइंड यूजिंग दिस पाथफाइंडर पास।
और आप चाहो जो बैच अटेंड कर सकते हो। 2 महीने बाद वाला बैच ज्वाइन करना है वो कर लो, अभी वाला बैच करना है वो कर लो। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पास। अब बात करते हैं रेडक्लिफ फ्लाइंग की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रेडक्लिफ की मेथोडोलॉजी क्या थी। अगर डिस्ट्रिक्ट हिंदू मेजॉरिटी है तो इंडिया में जाएगा, मुस्लिम मेजॉरिटी है तो पाकिस्तान में जाएगा। पंजाब वाले एरिया के अंदर हिंदू प्लस सिख मेजॉरिटी देखी गई थी, तो अगर हिंदू प्लस सिख मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट इंडिया में जाएगा। लेकिन ये सभी जगह फॉर्मूला बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं फॉलो किया गया। बहुत जगह बॉर्डर को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, या डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करके तहसील के लेवल पर यह आंकड़ा देखा गया कि कहां पर हिंदू और सिख या फिर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। तो देखिए, मेन जो इश्यूज हुए थे वो हुए थे एक तो चितगोंग हिल ट्रैक्ट्स में और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को लेकर। इसके अलावा मालदा, खुलना, मुर्शिदाबाद और करीमगंज, इन सब में कुछ ना कुछ इशू हुए। एक एक करके आइए सबकी बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला डिस्प्यूट तो था लाहौर शहर को लेकर। लाहौर हैड बीन द हिस्टोरिक कैपिटल ऑफ पंजाब प्रोविंस सिंस मैनी सेंचुरीज। लेकिन जब पंजाब सूबे को ही डिवाइड किया जा रहा है तो भारत के लोगों की उम्मीद थी कि पंजाब का कैपिटल लाहौर भारत में रहे, उधर पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद थी कि लाहौर पाकिस्तान में जाए। अब लाहौर के अंदर बड़ा पिक्यूलियर सिचुएशन था। यहां पर ज़्यादातर जो आबादी है वो थी मुस्लिम, 64% पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम, लेकिन शहर का ज़्यादातर बिजनेस, ज़्यादातर एसेट्स वो हिंदूज और सिख्स के कंट्रोल में थे। बहुत बड़े बड़े हिंदू व्यापारी यहाँ लाहौर में रहा करते थे और ये सभी लॉबी कर रहे थे कि लाहौर इंडिया में आ जाए ताकि इनको कहीं शिफ्ट ना होना पड़े, इनका जो बिजनेस है वहां पर चलता रहे। तो रेडक्लिफ का ओरिजिनल प्लान यही था कि लाहौर भारत में दिया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि बिजनेसेस और 80% एसेट्स हिंदूज और सिख्स के पास में थे। लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। कई सालों बाद कुलदीप नैयर, जो कि एक भारतीय जर्नलिस्ट हैं और जिन्होंने बाद में पार्टीशन पर किताबें भी लिखी है, उन्होंने सिरिल रेडक्लिफ से बाद में पूछा था लेटर ऑन आफ्टर फ्यू ईयर्स कि आपने लाहौर क्यों दिया वहां पर पाकिस्तान को। तो सिरिल रेडक्लिफ का कहना था कि देखो, पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक बड़ा शहर था, कराची। कराची के अलावा इनके पास कोई बड़ा शहर नहीं था और भारत के पास ऑलरेडी दिल्ली था, कोलकाता में भारत को दे रहा था। तो ऐसे में लाहौर अगर पाकिस्तान को नहीं देते तो पूरे उत्तरी पाकिस्तान के अंदर एक भी बड़ा शहर इनके पास नहीं होता। रिमेंबर, उस समय इस्लामाबाद नाम का कोई शहर नहीं था। दिस वाज अ न्यू सिटी बिल्ट बाय पाकिस्तान। और आज भी टेक्निकली लाहौर के अलावा कोई बड़ा शहर पाकिस्तान में है नहीं। उत्तरी पाकिस्तान की हम बात करें तो लाहौर और कराची इनके 2 सबसे बड़े शहर हैं। तो ये रेडक्लिफ की रीजनिंग थी कि मैं थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहता था, मुझे इंडिया को भी बड़े शहर देने थे और पाकिस्तान को भी एक शहर देना जरूरी था। अब आप देखिए कि रेडक्लिफ के न्यूट्रल रहने के कारण शहर के 80% एसेट्स को छोड़कर हिंदू और सिख वहां से अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया की तरफ आ जाते हैं। सेकंड कंट्रोवर्सी होती है फिरोजपुर जिले को लेकर। फिरोजपुर की लोकेशन देखिए, ये भी बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट इज इन पंजाब ऑफ इंडिया टुडे। तो फिरोजपुर की पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुस्लिम थी, लेकिन इसे भारत को दिया गया। तो माना जाता है कि माउंटबेटन, जो कि उस समय भारत के लास्ट वाइस रॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, इन्होंने सिरिल रेडक्लिफ को कहा कि नहीं, फिरोजपुर भारत को दिया जाए, क्योंकि ब्यास, सतलज नदियां, इन सभी के हेडवर्क्स या फिर जो वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे, जो डैम बनाए गए थे, वो सभी फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में थे और यहां से ही कई सारी कैनाल्स निकलती हैं। खास करके राजस्थान के लिए जो पानी जाता है सारा, वो यहीं से निकलता है। तो इसीलिए फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट को भारत की वाटर सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंस के लिए इंडिया में रखा गया। इससे पाकिस्तान बहुत नाराज होता है कि आपने एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट को पूरा का पूरा भारत को दे दिया। देन अनदर कंट्रोवर्सी हैपेंड ऑन गुरदासपुर। गुरदासपुर जो है वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। आप गुरदासपुर की अगर लोकेशन देखें तो वो है यहाँ पर कश्मीर के बिल्कुल दक्षिण में। तो ध्यान दीजिए कि देखिए, ये पहाड़ी इलाका है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद यहाँ से अगर हमें भारत के मैदानी इलाकों से, उत्तर भारत से कश्मीर के अंदर एंटर होना है तो केवल यही एकमात्र रास्ता है, वाया पठानकोट। यही आज भी मेजर रूट है जिससे कश्मीर जा सकते हैं आप। रेलवे लाइंस, हाईवे सारे यहीं से निकलते हैं। तो देखिए, गुरदासपुर जो है इसमें भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन यहां पर ये इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था कि इसको 4 हिस्सों में विभाजित करके देखा रेडक्लिफ ने और कहा कि देखो, शकरगढ़, पठानकोट, गुरदासपुर और बटाला, ये जो 4 तहसील हैं, इनमें से केवल शकरगढ़ तहसील ये जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी थी। वैसे टेक्निकली पठानकोट और ये बटाला तहसीलों के अंदर भी मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा थी, लेकिन यहां पर इंडिया की तरफ से, या फिर कह सकते हो कि माउंटबेटन और कांग्रेस की तरफ से थोड़ा दबाव बनाया गया कि आप गुरदासपुर को किसी हालत में पाकिस्तान को नहीं देंगे। और उधर से जिन्ना का भी बहुत दबाव था रेडक्लिफ पे कि आप गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को भारत को नहीं देंगे, इट हैज टू बी गिवन टू पाकिस्तान, क्योंकि यहां पर हमारी सिक्योरिटी का मामला है। कश्मीर को भारत से कट ऑफ करना उस समय से पाकिस्तान का लक्ष्य था। तो यहां पर रेडक्लिफ ने क्या करा, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और शकरगढ़ को दे दिया पाकिस्तान को। और आज भी गुरदासपुर, बटाला, पठानकोट, ये तीनों तहसील हैं, जिनमें से अब तो सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। तो ये तीनों आज भारत के हिस्से में आते हैं और हम कश्मीर की कनेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं बिकॉज गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इज विद अस।
ठीक है, वरना ये पाकिस्तान का जो पूरा एरिया है ना, देखो यहां तक होता, वरना बॉर्डर कुछ ऐसा होता जिसके कारण हम एक्सेस नहीं कर पाते कश्मीर को, एंड इट वुड हैव बीन वेरी 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 डिफिकल्ट टू सेंड आर्मी टू कश्मीर इन 1947। तो देखिए इसके कारण बहुत ज़्यादा जिन्ना नाराज़ हो जाते हैं कि आपने रेडक्लिफ ने जो है न्यूट्रलिटी को ताक पे रखा और आपने माउंटबेटन के बहकावे में आकर या नेहरू के बहकावे में आकर गुरदासपुर दे दिया है। आप जानकर हैरान होंगे कि गुरदासपुर वाले इशू को आज भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कई बार उठा देते हैं अपनी स्पीच वगैरह के अंदर कि ये तो हमारा होना चाहिए था। मतलब आज 77 ईयर्स होने आए हैं फिर भी ये इशू रहता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कश्मीर की कनेक्टिविटी के लिए दिस इज अ वेरी क्रूशियल एरिया। बाय द वे 65-71 वॉर्स में पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि यहां से इंडिया को कट ऑफ किया जाए, बट दे फेल्ड। ओके, फिर आते हैं बंगाल वाले एरिया में। तो देखिए पंजाब में फिर भी ये कंट्रोवर्सी थी तो सॉल्व हो गई। बंगाल के अंदर बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन थी चिटगांग हिल ट्रैक्ट में। ये इलाका कहां पर है? तो देखिए चिटगांग आता है यहां पर, साउथ पार्ट ऑफ बांग्लादेश टुडे। तो आप अगर यहां पर देखें तो ये पूरा चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स हैं। ये पहाड़ी इलाका है जो मिजोरम से लगता हुआ है। तो यहां पर आबादी थी मैक्सिमम बुद्धिस्ट की। चिटगांग के अंदर जो चकमा ट्राइब है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, और इस बुद्धिज्म फॉलो करने वाली ट्राइब की मेजॉरिटी होने के कारण बड़ा सिंपल सा है कि ये इंडिया में आना चाहिए था, राइट। लेकिन इसे दिया गया पाकिस्तान को। इट वॉज मेड पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ना यहाँ पर ना तो कोई वोटिंग होती है, ना किसी से बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया गया। इनफैक्ट 15 अगस्त को जो यहाँ के लोकल चकमाज हैं उन्होंने तो भारत का झंडा भी फहरा दिया था कि अरे हम तो आज़ाद हो गए, इंडिया का पार्ट है। दे अज्यूम्ड कि मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम आबादी है तो ऑटोमेटिकली इंडिया का पार्ट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 17 तारीख को जब अनाउंसमेंट हुआ तो इन लोगों के लिए एक बड़ा शॉक था कि अरे हमें तो पाकिस्तान में डाल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर रेडक्लिफ की रीजनिंग क्या थी। नंबर 1, ये इलाका भारत के लिए एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पर भारत की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। इधर जो असम हिल ट्रैक्ट्स थे जैसे मिजोरम वाला एरिया या त्रिपुरा से यहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही घने जंगल है। यहाँ से इधर चटगांव होकर या चिटगांग होकर ही पहुंचा जा सकता है। तो ये रीजनिंग दी रेडक्लिफ ने। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर माना जाता है कि रेडक्लिफ कहीं ना कहीं वो पंजाब वाली गलती को बैलेंस करना चाहते थे या गुरदासपुर को बैलेंस करना चाहते थे, एंड जस्ट टू मेक जिन्ना हैप्पी और द मुस्लिम लीग हैप्पी ही डिड दिस। कि पाकिस्तान ने यहां कहा कि देखिए हमारी सिक्योरिटी क्या रहेगी अगर हमारे पास ये पहाड़ी इलाके नहीं है, तो चटगांव पोर्ट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर बांग्लादेश एंड अर्लियर ईस्ट पाकिस्तान, तो इस पर हमला भारत कभी भी कर सकता है। तो इसीलिए आप हमें सिक्योरिटी दो, आप हमें थोड़ी डेप्थ दो बॉर्डर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉर्डर यहाँ त्रिपुरा से आया और आपने ये ऐसे बॉर्डर बना दिया कि देखिए चटगांव या चिटगांग तो हमें ही मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान को मिलेगा, उनका ये कहना था। और इसको सिक्योरिटी तब मिलेगी जब यहाँ पर एक थोड़ा गहरा बॉर्डर है, इन डेप्थ बॉर्डर है, पहाड़ियाँ उसे फ्लैंक कर रही हैं जहाँ से कभी इंडिया अपनी आर्मी लेकर एंटर ना कर सके। तो ये रीज़न माना जाता है कि चिटगांग पूरा का पूरा हिल ट्रैक्ट दे दिया गया किसे? पाकिस्तान को। इनफैक्ट चिटगांग के जो लोग हैं, जो चकमास हैं, वो उस समय भी दिल्ली गए थे, लेकिन नेहरू और पटेल दोनों की तरफ से यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं किया गया। अब इसमें माना जाता है कि पटेल हस्तक्षेप करना चाहते थे कि नहीं हमें चिटगांग को हमारे साथ रखना चाहिए, हो सके तो मिलिट्री इंटरवेंशन कर दें, लेकिन नेहरू ने मना करा, ऐसा अज्यूम किया जाता है, कारण कि ही डिड नॉट वांट द ब्रिटिश टू कम बैक टू इंडिया जस्ट फॉर अ स्मॉल एरिया। अगर इस चिटगांग हिल ट्रैक को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती तो ब्रिटिशर्स को यहां पर हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता, वो अपनी आर्मी यहां से निकालते नहीं, दे वुड हैव केप्ट देयर ओन आर्मी हियर, और ये नेहरू नहीं चाहते थे। अगली कंट्रोवर्सी हुई मालदा डिस्ट्रिक्ट को लेकर। मालदा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था और इसको भी डिवाइड किया रेडक्लिफ ने। तो ये ओवरऑल मुस्लिम मेजॉरिटी था, लेकिन अगर पूरा का पूरा मालदा डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता ईस्ट पाकिस्तान को तो अगेन हमारा बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अलग सा अजीब सा हो जाता। तो इसीलिए इसको भी डिवाइड किया गया, और डिवाइड करके यहाँ पर क्या करा गया कि नवाबगंज जो सब डिवीजन है दैट वॉज गिवन टू ईस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये जो नवाबगंज वाला एरिया है ये ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया, और मालदा जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वो भारत में रहा, एंड इवन टुडे मालदा इज इन इंडिया। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान थोड़ा नाराज हो जाता है। नेक्स्ट खुलना और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में इश्यूज होते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम थी। खुलना डिस्ट्रिक्ट में 51% हिंदू मेजॉरिटी है, स्लाइट हिंदू मेजॉरिटी, लेकिन अगर खुलना को डाल दिया जाता भारत में तो बॉर्डर होता ऐसा। तो रेडक्लिफ ने कहा कि नहीं ऐसा बॉर्डर नहीं रख सकते, हमें बॉर्डर रिलेटिवली स्ट्रेट रखना जरूरी है, तो इसीलिए खुलना डिस्ट्रिक्ट को ईस्ट पाकिस्तान में रखा गया। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 70% मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी इसे भारत के अंदर रखा गया। तो अगर आज भी आप मुर्शिदाबाद की लोकेशन देखोगे तो देखो ये है मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद यूज्ड टू बी द अर्लियर कैपिटल ऑफ द बंगाल सल्तनत। तो यहाँ पर भी क्या होता कि अगर बॉर्डर ऐसा चला जाता तो मुर्शिदाबाद जाता बांग्लादेश में, तो कहीं ना कहीं खुलना को बैलेंस करने के लिए मुर्शिदाबाद को भारत में रख दिया गया। तो आप देखेंगे कि रेडक्लिफ ने हर जगह अपने फॉर्मूले को अप्लाई नहीं किया, कुछ जगह उन्होंने एक्सेप्शन कर दिए, और वो एक्सेप्शन ऐसे ही रैंडम छोटी छोटी चीज़ों पर है। उनको लग रहा है कि बॉर्डर सीधा नहीं है तो चलो ऐसा कर दो, तो इस तरह से उन्होंने डिसीजंस लिए। करीमगंज का मामला काफ़ी पिक्यूलियर है। करीमगंज की लोकेशन कहाँ है? तो देखिए ये है करीमगंज। इट वाज अर्लियर पार्ट ऑफ सिलहट डिस्ट्रिक्ट। तो ये काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। सिलहट यूज्ड टू बी अ ह्यूज डिस्ट्रिक्ट, और सिलहट के लोग जो हैं
वो ज्वाइन करना चाहते थे पाकिस्तान को, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, तो यहाँ पर लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे ईस्ट पाकिस्तान। बट ओरिजिनली ये असम का हिस्सा हुआ करता था। तो पहले जो असम प्रोविंस था ना ब्रिटिश टाइम पीरियड में, उस समय ये सिलहट असम का हिस्सा था। तो वैसे जब असम पूरा पूरा भारत में आ रहा था तो कायदे से इसको भी आ जाना चाहिए था, बिकॉज दिस वाज नॉट अ प्रिंसली स्टेट। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो लोकल ब्रांच है वो कहती है कि नहीं, आप वोटिंग कराइए। तो वोटिंग जब हुई तो उसके अंदर वोट मेजॉरिटी पड़े किसके लिए? टू ज्वाइन पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन जो करीमगंज सब डिवीजन है, अगेन सिलहट डिस्ट्रिक्ट को तोड़ दिया गया और इसका एक करीमगंज सब डिवीजन भारत को दे दिया जाता है, जबकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी था और इसने वोट भी किया था कि हमें पाकिस्तान में जाना है। तो ये ब्रेकअप क्यों किया गया? अगेन यहां पर बॉर्डर के साथ साथ ज्योग्राफी देखी गई। तो रेडक्लिफ का मानना था कि अगर करीमगंज भारत के पास नहीं रहेगा तो फिर भारत त्रिपुरा कैसे पहुंचेगा? क्योंकि देखिए उस समय ये वाले रोड्स इतने एग्जिस्टिंग नहीं थे। जो रास्ता था वो यहाँ से आता था, शिलोंग वाला जो रूट है ना, यानी कि मेघालय होके ही आप त्रिपुरा पहुंच सकते थे, वरना आपके पास त्रिपुरा पहुंचने का रास्ता ही नहीं बचेगा। इंडिया के पास कोई तरीका नहीं है। दैट इज वाई दिस करीमगंज वॉज केप्ट इन इंडिया। ठीक है, और बाद में ये आगे चलकर एक फुल डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। पहले ये एक सब डिवीजन हुआ करता था और ये मेनली त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के कारण भारत में रखा गया। तो ये सारे इश्यूज थे रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन के साथ। आज भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये सारे वकील थे, वकीलों ने मिलकर देश को बांट दिया। इनके पास ना कोई ज्योग्राफिकल बहुत अच्छे एडवाइजर थे, ना कोई कार्टोग्राफर थे। इन्होंने बस सेंसस का डेटा और नक्शा उठाया और अपने हिसाब से ड्राइंग करनी स्टार्ट कर दी। तो देखिए इनके हाथ भी बंधे हुए थे, ऐसा नहीं है कि ये भी बहुत ही कम दिमाग के लोग थे। दे वर ऑल वेरी इंटेलिजेंट पीपल, लेकिन इनके पास था टाइम बहुत कम। दे हैड ओनली 5 वीक्स। बाद में रेडक्लिफ ने ये बात अगेन कुलदीप नैयर को कही थी कि अगर मेरे पास 2-3 साल होते तो शायद मैं थोड़ा और बेहतर जॉब कर पाता, आई कुड हैव डन अ बेटर जॉब। कुल मिलाकर इससे ना तो पूरी तरह मुस्लिम लीग खुश थी, ना कांग्रेस खुश थी, और दोनों ने अपनी अपनी डिमांड्स को मनवा लिया। कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो गया, इस हाथ ले उस हाथ दे वाली स्थिति हो रही है। आप देख रहे हो कहीं करीमगंज, खुलना, इन सब के अंदर कोई नाराज हो रहा है तो किसी को खुश करने के लिए दूसरा एरिया दिया जा रहा है। तो दोनों कंट्रीज को कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। अल्टीमेटली नॉट ऑल ऑफ देम आर हैप्पी। जो भी रहा हो, इसका आउटकम क्या है? देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी डिसीजन का आउटकम क्या रहा। एज अ ब्यूरोक्रेट आप भी जब आगे आईएएस अधिकारी बनेंगे तो आपको ये नहीं देखना है कि कोई डिसीजन ऑन पेपर कितना अच्छा लग रहा है या कितना बुरा लग रहा है, उसका रियल लाइफ आउटकम क्या होगा। तो देखिए रेडक्लिफ लाइन का रियल लाइफ आउटकम ये था कि 1.4 करोड़ पीपल, ऑफिशियली ये ऑफिशियल नंबर है, 1.4 करोड़ पीपल ने, लोगों ने अपना घर छोड़ा और एक देश से दूसरे देश गए। अनऑफिशियली ये आंकड़ा 3 से 4 करोड़ के बीच में बताया जाता है और लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो दंगे चले थे इस समय, उनमें लाखों लोगों की डेथ होती है। 4 लाख तो ऑफिशियल नंबर है, और ये दंगों की आग अगस्त में इस समय अपने चरम पर थी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। हमारे अनअकैडमी के जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। डू ज्वाइन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।